प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल पाठ्यपुस्तक के बचे हुए भाग को देखेंगे। टॉपिक है एल्युमिनियम उद्योग। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, आपको ये आश्वस्त करते हैं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि पृथ्वी पर भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो हो सकता है कि आप लोहा बोल दें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्युमिनियम है, ये 8% है, जबकि लोहा जो है वो 5% है। वैसे तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, संकेत Al होता है और संयोजकता 3 होती है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो है धातु आधारित उद्योग वो लोहा ही है, इसे उद्योगों की जननी कही जाती है। अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद दूसरा जो धातु आधारित सबसे बड़ा का उद्योग है वो है एल्युमिनियम उद्योग। ये एल्युमिनियम धातु जो होता है, इसके भौतिक गुणों की बात कर लें तो ये लचीला होता है, बिजली और उष्मा के सुचालक होते हैं। ये उत्पादन की 30 से 40% लागत जो है बिजली के व्यय के लिए चली जाती है या बॉक्साइट से बनती है। इसकी अवस्थिति में बिजली की उपलब्धता और बॉक्साइट के भंडारों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। भारत में सबसे पहले एल्युमिनियम धातु का उत्पादन 1886 ईस्वी में शुरू हुआ था। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 से उत्पादन करना शुरू की। एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1937 में जकौर नगर पश्चिम बंगाल से हुआ था। मतलब इसका गठन हुआ था 1937 में, जबकि उत्पादन जो 1944 में शुरू किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 प्लांट बनाए गए थे, एक हीराकुंड में, एक जो कि उड़ीसा में है, और एक रेणुकूट में जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बात कर लेते हैं 1965 में बाल्को की स्थापना हुई थी, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसके बाद बाल्को का पहला प्लांट जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा में, दूसरा प्लांट रत्नागिरी महाराष्ट्र में, तीसरा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 1965 में मद्रास एल्युमिनियम कंपनी मैट्रूर में स्थापित हुई थी। 1981 में नालको की स्थापना हुई थी दमनजोड़ी स्थान में। 1991 में नई उद्योग नीति आई थी, जिसकी वजह से इस उद्योग को मतलब बल मिला, प्रगति हुई। आर्थिक विकास के कारण एल्युमिनियम की ज़्यादा मांग और बाहर से आयात करना पड़ता है हमें। 2003-4 के आंकड़े दिए गए हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट आंकड़ा जो है आप लोग देख लीजिएगा। ये भारत के वैसे जगह हैं जहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग है, फैला फूला है। रेणुकूट, अंबिकापुर, कोरबा, जकाबनगर, विशाखापट्टनम, मैटूर, अल्लूपुरम, बेलगांव, रत्नागिरी, हीराकुंड, कोरापुट, अगुल, ये सब वो स्थान हैं जहाँ पे एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। चलिए रसायन उद्योग की बात कर लेते हैं। रसायन उद्योग चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। भारी जैव रसायन, उर्वरक, सीमेंट इसके प्रमुख घटक होते हैं। भारी अजैव उद्योग में नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, एल्किली, सोडायस, कास्टिक सोडा, इन सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। भारी जैव रसायन में पेट्रो रसायन, पॉलीमर का उत्पादन किया जाता है। रासायनिक उद्योग में उर्वरक और सीमेंट उद्योग आते हैं। उर्वरक की बात कर लेते हैं। आपसे सवाल ये पूछेगा, ये जो नई आर्थिक नीति है, क्या कहते हैं नई आर्थिक नीति, नया जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें सबसे अधिक सब्सिडी किसे दी जाती है, तो वो मतलब फूड सब्सिडी वाला में भी है, फूड सब्सिडी और उसके फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह होता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरक डाले जाते हैं। भारत में विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और फॉस्फेट युक्त उर्वरक का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का पहला सुपर फॉस्फेट कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। 1991 में भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की थी और इसके अंतर्गत सिंदरी उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, जो कि झारखंड में है। ठीक है। 1974 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 2 प्लांट लगाए थे, सही करते हैं 2 नांगल, भटिंडा और पानीपत में। 1978 में हिंदुस्तान उर्वरक निगम व राष्ट्रीय केमिकल्स
एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना हुई थी। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक का उत्पादक देश है। कच्चा माल की बात कर लेते हैं। नेफ्था सबसे प्रमुख कच्चा माल है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के लिए। अब वो कुछ ऐसे स्थान की बात कर लेते हैं जो कि उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। ऐसे स्थानों में हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। ठीक है, चलिए। भारत में 75% नाइट्रोजन और 25% फॉस्फेट युक्त और पोटास उर्वरक पैदा 75% नाइट्रोजन युक्त और 25% फॉस्फेट युक्त वो पोटास उर्वरक पैदा मतलब किया जाता है। वितरण लगभग देश के सभी भागों में होता है। तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, केरल, ये सब राज्य मिलकर के 50% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। देश में जो है तमिलनाडु सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य है। ये यहाँ पे नेवेली, रानीपेट, इन्नौर, कुडालू, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आवड़ी, चेन्नई, ये सब उर्वरक संयंत्र है। उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 15% है। गोरखपुर, कानपुर, माहीपुरी, भगवाड़ा, वाराणसी। गुजरात का कंट्रीब्यूशन 14% है। बड़ोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, कांडला, मीरापुर, कलोल। केरल में अलवाय एवं कोच्चि। बिहार में, झारखंड में याद रखिएगा सिंदरी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है ये। पेट्रो रसायन उद्योग की बात कर लेते हैं। तो खनिज तेल व प्राकृतिक गैस में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग के उद्योग को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बहुलक, कृत्रिम रेशे, प्रतिस्थापक, पृष्ठ सक्रियक, मध्यवर्ती। मुंबई जो है पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र है। इसके कारखाने हैं। औरैया यूपी में, जामनगर, गांधार, हजीरा, नागोथानी, रत्नागिरी, हल्दिया, विशाखापट्टनम। ठीक है। IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पॉलीमर्स बनाती है, रासायनिक रेशे बनाती है। ठीक है। और PCL, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये भारत सरकार और सहकारी समिति, ये पॉलिस्टर फिलामेंट धागा और नायलॉन चिप्स का उत्पादन करता है गुजरात में, बड़ोदरा और नलधारी कारखाना में। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे प्रशिक्षण कार्य होता है। ठीक है। उसके बाद पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। एथिलीन और प्रोपिलीन का बना होता है। कच्चे तेल के परिष्करण जो होता है उसकी प्रक्रिया से ये प्राप्त होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए जो है ना जगह जगह पे मतलब खोले गए हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम रेशा वस्त्र उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। 1960 ईस्वी के बाद जो है इसके विकास में तेजी आई। कोटा, पिपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर, बड़ोदरा, यहाँ पर इसका उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ था। सीमेंट उद्योग की बात कर लेते हैं। सीमेंट, जोसेफ आस्पर्डिन ने खोजा था इसे, और इसके जमनी कहते हैं। आर्थिक विकास के लिए जो है सीमेंट उद्योग का विकास होना बेहद जरूरी है। प्रति व्यक्ति खपत देख लें सीमेंट उद्योग की तो 110 kg है, जबकि वैश्विक औसत देखें तो 240 kg है। तो कहीं ना कहीं जो पक्का वाला जो घर बनाते हैं, तो अगर सभी लोगों को आवास प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति सीमेंट के उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। चूना पत्थर इसका कच्चा माल है। सिलिका है, एल्यूमिना है। 1 टन सीमेंट के बनाने के लिए 250 ग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। ठीक है। पहला सीमेंट कारखाना 1912-13 ईस्वी में प्रबंधन में खोली गई थी। 1914 में कटनी सीमेंट इंडस्ट्रियल कंपनी खोली गई थी, कटनी मध्य प्रदेश में है। 1916 में बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लखेरी राजस्थान में खोला गया था, चूँकि चूना माल, कच्चे माल की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती थी। 1923 में द्वारिका, जालपा, बनमोर, मेहगांव, कैमूर, शाहबाद। चीनी के बाद दूसरा सीमेंट उद्योग नहीं, चीन के बाद जो है कि इंडिया में सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है। 27 लाख लोगों को रोजगार ये प्रोवाइड करता है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सीमेंट आप क्लस्टर्स देख सकते हैं,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल वाला पट्टी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चीनी उद्योग, भारत में देख लीजिए चीनी उद्योग के बारे में। मुख्य स्रोत क्या है? गन्ना। सूती वस्त्र के बाद सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है ये चीनी उद्योग। हाँ ठीक है। भारत में गन्ना, हाँ ये गन्ना और चीनी के उत्पादन में इंडिया का टॉप का स्थान है। यह चीनी में चाइना है जी अभी, तो कंफर्म कर लीजिएगा। रोजगार 4 लाख लोगों को सीधे तौर पे देता है और 2.5 करोड़ किसान जो है गन्ना की खेती करते हैं। ठीक है। उसके बाद 1903 में बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी। फिर 1931 में मढ़ौरा, मतलब 1931 में यूपी और बिहार में। अब देख लीजिए चीनी उद्योग की स्थिति में 50% तो गन्ना पे खर्चा कीजिए। ठीक है। परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, गन्ना सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में चीनी उद्योग का वितरण की बात कर लें तो यूपी और बिहार में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी चीनी मिलें हैं। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये प्रमुख उत्पादक हैं। आप देख सकते हैं मैप पे। चीनी उद्योग का जो है दक्षिण भारत की ओर हस्तांतरण हो रहा है। उत्तर बिहार में जो, मतलब भारत में बिहार में जो चीनी मिल है उसके तो लोहे काट काट कर बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो पुरानी जो मशीनरी है सब अब बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं। तो दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। गन्ना मोटा होता है, वहाँ का अधिक रस होता है, अधिक मिठास होती है। वहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है। गन्ना पिरोई लंबे समय तक चल सकता है। शुष्कता और तापमान अधिक होती है और जीवाश्म गन्ना कम समय में पेरा जाता है। चीनी मिली सहकारी क्षेत्र में संचालन सही से हो पाती है। दक्षिण भारत में नई नई मिलें हैं, उसमें मशीनें नहीं हैं, तकनीक नया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ उधर की ओर हस्तांतरण होगा ही होगा। लेकिन चीनी उद्योग की समस्याएं कौन कौन सी आप उसे देख लीजिए। मौसमी उद्योग, एक पर्टिकुलर मौसम विशेष के लिए जब तक गन्ना की खेती होगी नहीं तब तक ये उद्योग चलेगा नहीं। तो फलतः लोग जो है ना वो मौसमी बेरोजगारी के शिकार हो जाएंगे। गन्ना प्रति हेक्टेयर का कम उत्पादन होता है। चीनी मिलें उचित स्थायीकरण का अभाव है। गंधक की कमी, अमेरिका से मंगाते हैं हम, चीनी उद्योग में काम आता है। परिवहन पर अधिक व्यय करते हैं। गन्ने का उच्च मूल्य है। मिलों का आकार छोटा है। नियंत्रण का अभाव है। पुरानी मशीनें हैं। ऊंचे कर हैं और गौण उपयोग का उपयुक्त उपयोग ना होना, ये चीनी उद्योग की समस्याएं हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आप जानते हैं वो कहाँ पे हुआ था? चाइना में। और भारत में प्रति व्यक्ति कागज़ का खपत की बात कर लें तो 7 केजी है, जबकि वैश्विक खपत 50 केजी है। तो ये भी स्थिति काफ़ी खराब है ना। कागजी मुद्रा भी सबसे पहले चीन ही ने जारी किया था, याद रख लीजिएगा। 1832 में पहली कागज़ मिल ये सेरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी। 1870 में बाली मिल्स कोलकाता में स्थापित हुई थी। 1879 में अपर इंडिया कॉपर मिल्स कोलकाता में। वर्तमान में 700 कागज़ लुगदी मिलें हैं। ठीक है। कागज उद्योग की वितरण की बात करेंगे। मुख्य रूप से हाँ, कच्चे माल के स्रोत और बाजार की निकटता से प्रभावित होता है। ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और यूपी। पश्चिम बंगाल में 13 कागज मिलें हैं और अधिकांश हुगली नदी के किनारे हैं। टीटागढ़ जो कि देश का सबसे बड़ा कागज का मतलब कारखाना है, यहाँ पे याद रख सकते हैं। सुंदरबन बिहार, असम और उड़ीसा के बांस व एमपी के सवाई घास कच्चा माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल वाले कागज के बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश दूसरे पायदान पे है। ठीक है। ये भारत में कागज उद्योग का वितरण देख सकते हैं। अखबारी कागज पहला जो कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। मोटर वाहन उद्योग की बात कर लेते हैं। हालांकि चीज़ें काफ़ी आसान है, यहाँ से चीज़ें ना के बराबर पूछी जाती है, तो इसी वजह से मैं सिर्फ मोटा मोटा फैक्ट जो ऑल इंडिया फैक्ट है ना, मैं उसे ख़त्म कर दे रहा हूँ। स्वतंत्रता से पहले तो ये उद्योग था नहीं। स्वतंत्रता के बाद जो है जब 1928 में जनरल मोटर्स ने कारों और ट्रकों का संयोजन करना शुरू किया था। फोर्ड आया था 1930 में। ठीक है। और हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा कोलकाता में स्थापित हुआ था 1948 में। 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, इससे उद्योग प्रगति किया, तो ये उद्योग भी फला फूला।
अभी प्रमुख मोटर वाहन उद्योग केंद्र जो है रूपनगर पश्चिम बंगाल, सोनीपत गुरुग्राम, धारहेरा दिल्ली, सूरजनगर फरीदाबाद, अलवर उधव, जबलपुर, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, सतारा, पुणे, हैदराबाद, तेलंगाना, बेंगलुरु, मैसूर, करना, चेन्नई, कोच्चि में है। औषधि वाले उद्योग की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये तो जानते हैं ना कि आयुर्वेद का तो नाम सुने ही होंगे। ठीक, तो इंडिया में जो ये ड्रग वगैरह जो होता है, दवाई वगैरह, ये दुनिया में सबसे अधिक बनाई जाती है और भारत में उसकी सस्ती होती है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL 1961 में स्थापित हुआ था। इसके 3 निर्माण संयंत्र हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड, हैदराबाद तेलंगाना, गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। ठीक, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये एरोनॉटिक्स लिमिटेड मत समझ लीजिएगा, वो हथियार बनाती है। ठीक है, ये भी दवाई बनाती है। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड BCPL 1981 में स्थापित हुआ था। और उसके बाद BIL 1984 में, SSPL 1978 में, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत जो योजना आया था, इसकी शुरुआत जो है झारखंड से हुई है, याद रख लीजिएगा। कुटीर उद्योग की बात कर लेते हैं। किसी श्रमिक द्वारा साधारण कच्चे माल से साधारण प्रौद्योगिकी मतलब आसान तकनीकों द्वारा साधारण वस्तुओं का निर्माण होता है ना, इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। GDP में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 17% के करीब है। ठीक है, और इसमें बीड़ी बनाया जाता है, खेल सामग्री, टोकरी, लाख उद्योग, पटाखे, कढ़ाई, सजावट के उत्पाद, तेल व सौंदर्य प्रसाधन, मोम एवं रेसिन, खिलौने बनाना, ये सब आता है। अब देख लीजिए, बीड़ी जो है ना, तेंदू के पेड़ से निकाला जाता है। बीड़ी तेंदू के पत्ते से बनाया जाता है। ये उद्योग कहाँ कहाँ पे फला फूला है? बस्तर, बेलगाम, भंडारा, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, नासिक, पुणे। ठीक है, कचनाल से भी बनाया जाता है, तेंदू के पत्ते और कचनाल से बनाई जाती है। भारत में बीड़ी का निर्यात एशियाई, अफ्रीका, यूरोपीय देशों को किया जाता है। साउथ का वो करीम बीड़ी का नाम तो सुने होंगे आप लोग। चलिए, खेल सामग्री की बात कर लेते हैं। जैसे विल्लो की लकड़ी से बैट बनाया जाता है। तो उद्योगों को, ये कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजनाओं के बारे में देख लीजिए। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय SC ST ये इसके लिए जो है हक के लिए दिया गया ₹490 करोड़। ऋण गारंटी निधि, ब्याज योजना, मुद्रा योजना, ये सब बल देता है ये कुटीर उद्योग को। टोकरी बनाने वाला पर्वतीय इलाका में, लाख उद्योग, प्राकृतिक रेसिन, ये कीड़ा जो है बरगद, बबूल, पीपल, कुसुम, पलाश के वृक्षों पर मिलता है। ठीक है, इंडिया तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल BPSC में भी और UPSC में भी पूछा जाता है। भारत में औद्योगिक प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उद्योग का अधिक संकेंद्रण पाया जाता है, उन्हें औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। स्थायीकरण के अनुकूल कारकों के प्रभाव से उद्योग के समूहन के पहचान के लिए अनेक मापदंडों का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कामगारों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण द्वारा वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। तो भारत के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उसे देख लीजिए। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ये थाने से लेकर के पुणे और नासिक से लेकर के नासिक और सोलापुर के निकटवर्ती जिलों में विस्तृत है। ये कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विस्तार है। 1774 में मुंबई जलपोता शरण निर्माण के साथ इसका विकास आरंभ हुआ था। और मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। रसायन उद्योग भी फले फूले हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का भी सामान बनाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण भी किया जाता है, चमड़ा उद्योग है, प्लास्टिक वस्तुएं बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर वाला उद्योग है, परिवहन और उपकरण बनाए जाते हैं, फिल्म उद्योग भी यहाँ पे फैला हुआ है।
प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, तरांबे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली, ये सब है। उसके बाद हुगली औद्योगिक प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो ये हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बसबेड़िया से दक्षिण में बिरला नगर तक जो है 100 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। ठीक है। और मिदनापुर में भी उद्योग का विकास हो रहा है। कलकत्ता इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। ठीक है। इसे कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। सबसे बड़ा उद्योग इस इलाके में जूट उद्योग है। कच्चा माल उद्योग, कोयला, लौह अयस्क, जल विद्युत, सड़क, रेल मार्ग, सस्ता श्रमिक बल, बंदरगाह की उपस्थिति जैसी सुविधाएं हैं यहाँ पे। इस वजह से ये औद्योगिक प्रदेश जो है ना काफ़ी फला फूला है। अब बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश की बात कर लेते हैं। इसका विस्तार और कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है ना फैला हुआ है। ठीक है। 1960 के बाद जो है इसका विकास काफ़ी अधिक हुआ। यह प्रदेश कोयला क्षेत्रों से दूर है। ठीक है। तो विद्युत के लिए जल विद्युत संयंत्रों पर निर्भर है। कपास उत्पादन के लिए सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे फैला हुआ है। करगा उद्योग। बेंगलुरु कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पे हिंदुस्तान वायुयान निर्माण किया जाता है। दूरभाष उद्योग है और हिंदुस्तान HMT का जो है कारखाना है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पे सूती वस्त्र तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। ये केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान भी यहीं पे है। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। गुजरात औद्योगिक प्रदेश की बात कर लेंगे तो दक्षिण में वलसाड और सूरत से लेकर के पश्चिम में जामनगर तक है। ठीक है। तो अहमदाबाद में तो सूती वस्त्र का मिल है। खनिज तेल, इस क्षेत्र में खनिज तेल, वस्त्र उद्योग, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, इंजीनियरिंग दवाएं, चीनी, दुग्ध उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे होता है। ठीक है। विकास के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ती भूमि है, गंगा और सतलज का मैदान है, सस्ता और कुशल श्रमिक है, कांडला और मुंबई बंदरगाह है, परिवहन जैसी सुविधाएं हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर प्रदेश झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। और दामोदर घाटी का जो कोयला है और झारखंड व उड़ीसा का लौह अयस्क। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम में पत्तनों के विकास के कारण विकसित व कृषि खनिज संसाधन है। ऊर्जा के स्रोत गोदावरी द्रोणी का कोयला क्षेत्र। 1941 में विशाखापट्टनम हिंदुस्तान से प्यार लिमिटेड का स्थापना हुई थी और इस प्रदेश में चीनी, वस्त्र और जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। गुड़गांव में दिल्ली मेरठ अक्सर कहते हैं। गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश ये 7वां है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, यहाँ पे सूती वस्त्र, रबर, माचिस, कांच, उर्वरक, मछली आधारित उद्योग फला फूला है। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आप देख सकते हैं। ये जो 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 से मुंबई पुणे वाला औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा हुगली, तीसरा कोल्लम, तीसरा बेंगलुरु तमिलनाडु, चौथा गुजरात वाला, 5वां छोटा नागपुर, 6ठा विशाखापट्टनम गुंटूर, 7वां गुड़गांव दिल्ली, 8वां कोल्लम तिरुवनंतपुरम। ये मैप पर जो दिखाया गया ना काफ़ी बेहतरीन है। नई औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। ये औद्योगिक नीति पहली बार 1948 में आई थी। ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था। PPP मॉडल को अपनाया गया था। उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया इसमें। फिर 1956 में औद्योगिक नीति आया जो कि 1948 की औद्योगिक नीति का स्थान लिया। फिर 1977 में आया, फिर 1980 में आया, फिर 1991 में आया। और अभी भारत का जो GDP है ना उसमें उद्योग क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए हम लोग मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जानते हैं कृषि और इसके साथ साथ में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये डेयरी वगैरह आता है। तो जैसे प्रारंभ की बात कर लें तो जैसे उच्च अक्षांश में जो देश आते हैं जहाँ के लोगों का आखेट और भोजन संग्रह करने वाला प्रवृत्ति है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांश में अमेजन बेसिन, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी पूर्वी ये वाला एरिया आता है। कृषि के प्रकार को देख लीजिए।
एक होता है ये निर्वाह कृषि, भरण पोषण के लिए जो खेती की जाती है।